हेलो, गुड मॉर्निंग। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में हम लोग विचार कर चुके हैं और सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह का आएगा इसको भी हम लोगों ने देखा हुआ है। इंटेंसिटी अगेंस्ट अल्फ़ा एक कर्व हम लोगों ने खींचा तो ये पाया कि एक प्रिंसिपल मैक्सिमम होता है जो एंगल के टर्म में यदि नापे तो माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच होता है। अल्फ़ा के टर्म में नापे तो लोकेटेड होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पर, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पाई से अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस पाई तक ये इसका स्पैन होता है प्रिंसिपल मैक्सिमम का। दाहिनी तरफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा आता है और ठीक इसी तरह से बाईं तरफ भी स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में जानने की कोशिश करेंगे कि डबल स्लिट में डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह का आता है, किन कारणों से आता है। लेकिन उसके पहले हम दो न्यूमेरिकल आपको कराना चाहेंगे। एक न्यूमेरिकल ऐसा हमने चूज किया है कि जिसमें आपने सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट इफ़ नॉट गिवन तो उसको निकालते हो, या विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट यदि पता होता है तो वेवलेंथ ऑफ द सोर्स निकालते हो। एक एक्सपेरिमेंट आप करते हैं लैब में, उसमें आपने देखा होगा कि ग्राफ पेपर के ऊपर प्रिंसिपल मैक्सिमम, दाहिनी तरफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, बाईं तरफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, और इसी तरह से दाहिने और बाईं तरफ सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम ऑन द राइट हैंड साइड एंड सेकेंडरी मैक्सिमम, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड करते हैं। आपको लगेगा कि वहाँ फिर एंगल के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, डिस्टेंस के बारे में बात होती है और आप उसकी विड्थ नापते हो 2x1, 2x2, 2x3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये x कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ग्राफ आपने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का डिस्कस किया है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल एंड देयर बाय द प्रिंसिपल मैक्सिमम का एंगुलर विड्थ हम निकालते हैं जो माइनस पाई से लेकर के प्लस 2 पाई तक अल्फ़ा के टर्म में होता है, या एंगल के टर्म में माइनस थीटा से प्लस थीटा तक होता है। इसलिए टोटल स्पैन हो गया 2 थीटा का। सो फर्स्ट आर ओनली द प्रिंसिपल मैक्सिमम इज लाइंग इन द रेंज माइनस थीटा टू प्लस थीटा, लोकेटेड एट थीटा इज इक्वल टू 0, और इसकी एंगुलर विड्थ 2 थीटा होगी। ऐसे ही फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ निकाली जा सकती है। अब उस एंगुलर विड्थ को यदि स्क्रीन पे हम प्लॉट करें तो स्क्रीन पर उसी एंगुलर विड्थ के करेस्पॉन्डिंग लीनियर विड्थ आ जाएगी जो एक्चुअली आप नापते हो। x1 ना कह करके उसको 2x1 कहते हो, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 से दाहिनी तरफ भी एक्सटेंशन होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 के बाईं तरफ भी एक्सटेंशन होगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा के बीच में 2 थीटा एंगुलर विड्थ होगी उसकी, और उस एंगुलर विड्थ के करेस्पॉन्डिंग लीनियर विड्थ कितनी आएगी वो निकाला जा सकता है, और इसी को एक्चुअली ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हो। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए स्ट्रेट स्लिट ऑफ विड्थ 0.10 मिलीमीटर। तो एक सिंगल स्लिट है, स्ट्रेट है, विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट इज 0.10 millimeter and the wavelength of the light which has been used in the experiment is 6000 angstrom। ध्यान रखें जब भी इन डेटा का हम प्रयोग करेंगे तो हम इसको SI यूनिट सिस्टम में प्रयोग करेंगे। दो ही डेटा दी हुई है, द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, द विड्थ ऑफ द स्लिट E स्मॉल e इट इज इक्वल टू 0.10 मिलीमीटर। कैलकुलेट द टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम का मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम,
विच इज़ लोकेटेड एट थीटा इज इक्वल टू 0। रेंज इसका माइनस थीटा से प्लस थीटा तक होता है, इसलिए टोटल एंगुलर विड्थ इसका हो गया, टोटल एंगुलर विड्थ इसकी 2 थीटा की हो गई, वो हम निकालेंगे कितना आएगी। और एंड आल्सो द लीनियर विड्थ एज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर उसकी लीनियर विड्थ कितनी आएगी, एंगुलर विड्थ कितनी आएगी टोटल वो भी निकालना है, और उससे करेस्पॉन्डिंग उसकी लीनियर विड्थ कितनी आएगी ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट 1 मीटर अवे, जो 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो उस 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक स्क्रीन के ऊपर उस एंगुलर विड्थ के करेस्पॉन्डिंग लीनियर विड्थ कितनी आएगी। तो देखिए क्या करेंगे, मिनिमा प्राप्त करने के लिए कंडीशन होता है ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा। पैरामीटर्स जानते हो, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स, एम इज द हैविंग इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3, 1 मीन्स फर्स्ट मिनिमा, 2 मीन्स सेकेंड मिनिमा, 3 मीन्स थर्ड मिनिमा। ई इज द विड्थ ऑफ द स्लिट जो दिया हुआ है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये निकाला जा सकता है। थीटा आप निकालेंगे तो केवल 0 से थीटा की वैल्यू आपने निकाला है ऑन द पॉजिटिव साइड। इट विल आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू माइनस थीटा, तो टोटल विड्थ 2 थीटा के बराबर आ जाएगी, एंड दैट्स वाई वी हैव प्लस एंड माइनस, तो माइनस से लेकर के प्लस तक कंसीडर करना है। नाउ प्रिंसिपल सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो फर्स्ट मिनिमा के करेस्पॉन्डिंग कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा। फर्स्ट मिनिमा अराउंड सेंट्रल मैक्सिमम फॉर विच एम इज इक्वल टू 1, पहले मिनिमा के लिए एम की वैल्यू 1 होती है, और इसलिए ई साइन थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस लैम्डा। तो प्लस के करेस्पॉन्डिंग लैम्डा को प्लस रखेंगे थीटा की वैल्यू आएगी, यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस थीटा टू प्लस थीटा, इसका जो एक्सटेंशन होगा प्रिंसिपल मैक्सिमम का या सेंट्रल मैक्सिमम का वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ डेटा अब सब्स्टिट्यूट करें, हम केवल पॉजिटिव साइन लेते हैं, आउट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ विल कंसीडर बोथ, बट एट फर्स्ट द पॉजिटिव साइन। ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ई दिया हुआ है, लैम्डा दिया है, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम टू बी कन्वर्टेड इनटू SI स्केल, SI यूनिट, तो 6000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, एंड E इज इक्वल टू 0.10 मिलीमीटर, मिली मीन्स 10 टू पावर माइनस 3, तो इट विल बिकम 0.10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। द विड्थ ऑफ द स्लिट 0.10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, हैंस द वैल्यू फॉर थीटा साइन थीटा इट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई ई। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन लैम्डा की वैल्यू ज्ञात है 6000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ई की वैल्यू ज्ञात है 0.10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, कैलकुलेट कर दिया तो इसकी वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आ गई। अब एक कंडीशन हम जानते हैं कि इफ़ द वैल्यू फॉर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये जो देखो वैल्यू आई है इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स 0, वेरी वेरी स्मॉल, सो इन दिस केस sin theta can be replaced by theta. When theta is tending towards 0, one can have sin theta is equal to theta. तो sin theta की जगह पर theta का प्रयोग कर सकते हो, तो theta की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 रेडियन। तो सेंट्रल मैक्सिमम इज लोकेटेड एट, प्रिंसिपल मैक्सिमम इज लोकेटेड एट थीटा इज इक्वल टू 0, और दाहिने तरफ ये प्लस थीटा तक जाता है पॉजिटिव साइड में, और निगेटिव साइड में ये माइनस थीटा तक जाता है। तो टोटल विड्थ एंगुलर विड्थ जो हो गई 2 थीटा की हो गई, और इसलिए टोटल एंगुलर विड्थ भी आपसे पूछा गया है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम आर प्रिंसिपल मैक्सिमम, टोटल एंगुलर विड्थ की वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी, और इसलिए ये थीटा की वैल्यू इतनी है, इसलिए 2 थीटा की वैल्यू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 रेडियन आ गई। अब लीनियर विड्थ कितनी आएगी, तो लीनियर विड्थ के लिए एंगल, रेडियस और आर्क के बीच में संबंध स्थापित करना पड़ेगा। इफ y इज द लीनियर विड्थ राइट फ्रॉम हियर, सो ऑन द पॉजिटिव साइड
ये y नेगेटिव साइड में भी होगा। तो टोटल लीनियर विड्थ 2i का हो जाएगा। तो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y। ये जो लाइन जा रही है ये थीटा इज इक्वल टू 0 को करस्पॉन्ड करता है, ऑब्वियस है। दिस इज द एंगल थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस लाइन द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम एक्सटेंडिंग अप टू थीटा। तो ये थीटा हो गया। तो ये लीनियर एक्सटेंशन इसका y का है। अब एंगल आर्क, इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस सर्कुलर कर्व कैन बी कंसिडर टू बी ए स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन और ये रेडियस माना जा सकता है। तो थीटा की वैल्यू y/d के बराबर आएगा। व्हेन थीटा इज कंसिडर्ड इन रेडियन, तो थीटा की वैल्यू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू y/थीटा के बराबर आ जाएगा, y/d के बराबर आ जाएगा। देखिए आगे फिर लिखा हुआ है द वैल्यू फॉर थीटा इज इक्वल टू y/d। उसी चित्र के अनुसार थीटा विल बी इक्वल टू y/d। वही हमने यहाँ प्रयोग कर लिया। थीटा इज इक्वल टू y/d और लीनियर विड्थ ऑन वन साइड ऑन द पॉजिटिव साइड y, दैट विल बी इक्वल थीटा इंटू d। थीटा की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो, 6 × 10⁻³ रेडियन। d की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। इट हैज़ बिन स्क्रीन हैज़ बिन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो 1, इसलिए 6 × 10⁻³ मीटर और 6 मिलीमीटर इज द एक्सटेंशन, लीनियर एक्सटेंशन ऑन द पॉजिटिव साइड। और इतना ही एक्सटेंशन नेगेटिव साइड को भी होगा। तो टोटल विड्थ कितना हो जाएगा? टोटल लीनियर विड्थ of the principal maximum, that will be equal to y on one side, y on other side, it will be equal to 2i। y की वैल्यू ज्ञात है, दूना आप कर दीजिए तो ये 12 मिलीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यही आप नापते हो, ग्राफ पेपर पर यही आप ड्रा करते हो। और वहाँ पर आपको ध्यान होगा कि आप x1 नहीं लिखते हो, 2x1 लिखते हो। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 से, थीटा इज इक्वल टू 0 से एक तरफ y है और दूसरे तरफ भी y है, तो टोटल लीनियर विड्थ जो होगी 2y की हो जाएगी। एंड दैट्स वाई यू राइट इन योर एक्सपेरिमेंट 2x1, 2x2, 2x3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यह न्यूमेरिकल विशेष करके इस उद्देश्य से आपको कंसीडर करने के लिए कहा गया कि इसकी सहायता से जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें एंगुलर विड्थ न मिल करके लीनियर विड्थ प्राप्त होती है। सो हाउ द एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम और द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम कैसे रिलेटेड हैं, इसको भी आप याद कर सकते हो। नाउ देयर इज ए सेकेंड न्यूमेरिकल व्हिच हैज़ बीन चोजन, और ये मैं PDF आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी। A single set is illuminated by light composed of two wavelengths λ1 and λ2। एक सिंगल स्लेट को प्रकाशित किया गया है बाई ए सोर्स, और ये सोर्स ऐसा है जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। इसमें 2 वेवलेंथ्स हैं, λ1 और λ2। λ1 के कारण एक मिनिमा आएगा अपना, λ2 के कारण एक मिनिमा आएगा। उस कंडीशन और मिनिमा की कंडीशन आप जानते हो, अभी आपने प्रयोग किया है। ई साइन थीटा इट इज इक्वल टू ±m लैम्डा। λ1 के लिए एक थीटा आएगा, λ2 के लिए एक थीटा आएगा। तो देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें शर्त। एक सोर्स है जिसमें 2 वेवलेंथ है λ1 λ2, इसके द्वारा स्लिट को इल्यूमिनेट किया गया। वन ऑब्जर्व्स दैट ड्यू टू फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन the first minima obtained for λ1 वेवलेंथ के लिए फर्स्ट मिनिमा का मतलब m इज इक्वल टू 1 जो प्राप्त होता है coincides with the second diffraction minima of λ2। जहाँ पर λ1 के कारण λ1 वेवलेंथ के लिए पहला मिनिमा आता है, वहाँ λ2 वेवलेंथ के कारण से दूसरा मिनिमा आता है, m इज इक्वल टू 2 आता है। तो ये दोनों कंडीशन आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। λ1 के लिए पहला मिनिमा जहाँ आता है, λ2 के लिए वहीं इसका दूसरा मिनिमा आता है। तो λ2 के केस में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। λ1 के केस में m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2? लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में क्या संबंध होगा? तो देखिए फिर वही मिनिमा की कंडीशन, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। लैम्डा 1 यूज करेंगे तो एम की वैल्यू 1 रखेंगे, पहला मिनिमम आ रहा है, मान लीजिए उसके लिए एंगल थीटा 1 है, ई की वैल्यू दी है या अननोन है, तो ये दोनों केस में वही रहेगा, वही सिंगल स्लट है। लैम्डा 2 यूज करेंगे तो सेकंड मिनिमम आ रहा है, एम की वैल्यू 2 रखेंगे और मान लीजिए थीटा करेस्पॉन्डिंगली थीटा 2 आता है। अब दिया हुआ है कि नहीं, दोनों के लोकेशन एक ही हैं। जहाँ पहला मिनिमा पड़ता है लैम्डा 1 के कारण जिस स्थान पे, जिस लोकेशन पे, जिस एंगल पर, उसी एंगल पर लैम्डा 2 के कारण सेकंड मिनिमा लाई करता है, लोकेटेड है। तो ये कंडीशन आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फिर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में क्या संबंध होगा इसको निकाला जा सकता है। तो देखिए हमने ये किया, मान लिया उसी का प्रयोग किया, लैम्डा 1 का प्रयोग किया हमने, वेवलेंथ, इसके लिए पहला मिनिमा एम की वैल्यू 1 और माना कि ये थीटा 1 पे प्राप्त होता है। सिंगल स्लिट की विड्थ मान लिया ई है, तो ई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1। ऐसे ही लैम्डा 2 का जब आपने प्रयोग किया तो सेकंड मिनिमा आ रहा है, तो एम की वैल्यू 2 और माना ये कोण थीटा 2 पे आ रहा है, सिंगल स्लिट वही है, तो ई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। अब दिया हुआ है कि जहाँ पर थीटा 1 आ रहा है, पहला मिनिमा लोकेटेड है फॉर द केस ऑफ लैम्डा 1, वहीं पर दूसरा मिनिमा लोकेटेड है फॉर द वेवलेंथ लैम्डा 2। सो इट इज़ गिवन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, और इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ई साइन थीटा, ये भी हो जाएगा ई साइन थीटा, बिकॉज थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल एंड देयर बाई लैम्डा 1 बाई 2 लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 1। तो देखिए वही डिवाइड करने के बाद 1 इज इक्वल टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा 1 बाई 2 लैम्डा 2 और लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा 2। तो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में यह रिलेशन होगा और इस तरह से इस न्यूमेरिकल को किया जा सकता है। इन न्यूमेरिकल को करने के उपरांत अब हम आ जाते हैं फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन। मैंने फिर बताया है फ्राउनहोफर्स का मतलब क्या होता है, कौन सा कैटेगरी है। इसमें सोर्स इनफाइनाइट पे होता है, स्क्रीन भी इनफाइनाइट पे होता है, लेकिन ना हम इनफाइनाइट पे स्क्रीन को रख सकते हैं, न इनफाइनाइट पे सोर्स को रख सकते हैं। तो फिर लेंसेज का हम प्रयोग करते हैं और लेंस की सहायता से इस कंडीशन को क्रिएट करते हैं। सो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, देयर इज ए सोर्स को हमने एक कॉलीमेटिंग लेंस के फोकस पे रख दिया, तो इससे निकलने वाली किरणें पैरेलल हो गई और पैरेलल रेज आपस में अनंत पे मिलती हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे सोर्स को हमने अनंत पे रख दिया। ए बी इज़ द वन स्लिट, यस 1, सी डी इज़ द अदर स्लिट, यस 2। तो देयर आर 2 slits, ए बी यस 1 एंड यस 2 सी डी। यस 1 स्लिट के मध्य बिंदु से यस 2 स्लिट के मध्य बिंदु के बीच की दूरी E प्लस डी है। E इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ई स्लिट, ये भी ई चौड़ाई की स्लिट है, ये भी ई चौड़ाई की स्लिट है, एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ओपेक पोर्शन बी सी। बी सी की वैल्यू है डी, तो इधर से मिल गया E/2। मिड पॉइंट से यदि कंसीडर करें, S2 के मिड पॉइंट से कंसीडर करें तो इधर मिल गया E/2। सो E/2 प्लस E/2 इज E एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ द ओपेक पोर्शन। सो इन 2 पैरेलल रेज के बीच में द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू E प्लस डी। तो E प्लस डी इज द विड्थ ऑफ E is the width of the each individual slit and D is the distance of the opaque portion। अभी देखिए एक किरण अनडिफ्रैक्टेड जा रही है, जैसे आ रही थी पैरेलल ऐसे ही निकल गई। एक लेंस फिर लगा लिया, कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी सहायता से इन अनडिफ्रैक्टेड रेज के कारण एक स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज बनी सी, और ये इमेज बनेगी अनंत पे बनती, लेकिन आपने लेंस लगा करके फिर इसको हैंडी कर लिया और लैब में ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो स्क्रीन के ऊपर
अनडिफ्रैक्टेड रेज के कारण इमेज बनेगी सी के ऊपर। S1 के मिड पोर्शन से एक डिफ्रैक्टेड रेज प्राप्त होती है बाई एन एंगल ऑफ थीटा। S2 के ही मध्य बिंदु से एक डिफ्रैक्टेड रे प्राप्त होती है बाय द सेम एंगल थीटा। ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और दोनों पैरेलल होने के कारण फिर इनके कारण एक इमेज स्क्रीन के ऊपर P बिंदु पर बनेगा। तो C बिंदु पर जब बनेगा तो C बिंदु पर कोई डिफ्रैक्शन नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 0। P बिंदु पर जब बनेगा तो इसके लिए डिफ्रैक्शन है और डिफ्रैक्टेड रे इज डिफ्रैक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा। C के ऊपर ही केवल नहीं, C के नीचे भी यही स्थिति आएगी। S1 से नीचे की तरफ डिफ्रैक्ट हो सकता है, S2 से नीचे की तरफ डिफ्रैक्ट हो सकता है। ये हम सिंगल स्लिट में डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो सिंगल स्लिट है, अभी विड्थ है इसकी, इस स्पेस को जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है बिटवीन AB नंबर ऑफ पॉइंट्स में विच आर इक्वली डिस्टेंस बांटा जा सकता है और जिनके करस्पॉन्डिंग एक एम्पलीट्यूड हमको रिजल्टेंट प्राप्त होगा R की वैल्यू आएगी A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई E साइन थीटा बाई लैम्डा, पाई E साइन थीटा बाई लैम्डा, ये वैल्यू आएगी अल्फ़ा की। A रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से R एम्पलीट्यूड का एक सिग्नल AB से हमें प्राप्त होगा, R ही एम्पलीट्यूड का एक सिग्नल स्लिट S2 से हमें प्राप्त होगा। तो देखिए जो स्क्रीन पे इमेज प्राप्त होगा P बिंदु पर या C बिंदु पर, कितने तरह का होगा, किन कारणों से होगा। पहले देखिए यहाँ दो स्लिट है S1 और S2। S1 S2 के कारण स्क्रीन के ऊपर हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा, ब्राइट डार्क, मिनिमा मैक्सिमा सक्सेसिवली प्राप्त होते हुए चले जाएंगे, विच आर इक्वली डिस्टेंट। फ्रिंज विड्थ उनकी कांस्टेंट होगी और S1 और S2 के कारण हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा, ठीक वैसे ही जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्राप्त होता है। पहला चीज़, S1 और S2 will behave as the two slits, as the two sources which are coherent sources। कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी और हमें यंग्स डबल स्लिट के तरह ब्राइट डार्क फ्रिंजेज यहाँ प्राप्त हो जाएगी, इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा। पहला ये है। दूसरा, हमें मानते हैं कि S2 नहीं केवल S1 है, तो ये डिस्कार्ड करते हुए कि S2 इज नॉट प्रेजेंट, केवल S1 के कारण एक सिंगल स्लिट के कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होता है वो अभी इस स्क्रीन पे प्राप्त होगा। दूसरा स्टेप मैं अभी रिपीट भी कर दूंगा। तीसरा स्टेप, S1 मान लो कि जैसे कि है ही नहीं, केवल S2 है, तो S2 के कारण भी एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और इसलिए स्क्रीन के ऊपर ये तीनों घटनाओं जो हैं सबको मिला जुला करके एक रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मैं फिर से रिपीट कर दूं कौन कौन सी बातें हो रही हैं। S1 और S2 दो वर्चुअल सोर्स की तरह व्यवहार करेंगी, जैसा सिंगल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने कंसीडर किया है। दोनों को वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। ब्राइट डार्क इक्वली स्पेस्ड इमेज हमको प्राप्त होगी, इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा। दूसरा, S1 के कारण एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होगा स्क्रीन के ऊपर, केवल S2 के कारण एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त होगा इस स्क्रीन के ऊपर। और इन तीनों के कारण इंटरफेरेंस पैटर्न, S1 के कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न, S2 के कारण डिफ्रैक्शन पैटर्न, तीनों का रिजल्टेंट जो होगा सम्मिलित डिफ्रैक्शन पैटर्न
वह स्क्रीन के ऊपर हमें प्राप्त होगा। ठीक, अभी देखिए, एक तो अनडिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल चली गई, इनमें कोई दिक्कत है नहीं। जो डिफ्रैक्ट होके गई बाय द एंगल थीटा, दिस वन एंड फ्रॉम एस टू दिस वन, इन दोनों के बीच में क्या पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस विल डिसाइड कि क्योंकि इनमें कितने का पाथ डिफरेंस है। तो ये देखा कि S1 से एक लंब डाल दिया नीचे वाले किरण S2n पर, S1n एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसलिए S2n विल बी द वैल्यू फॉर द पाथ डिफरेंस एंड दिस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू E प्लस डी साइन थीटा। ठीक वैसे ही जैसे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में हम कंसीडर कर चुके हैं। और इस पाथ डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग देखिए R इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बाई अल्फा मैंने बताया। स्लिट S1 से ये निकलेगा एम्पलीट्यूड, S2 से भी ये एम्पलीट्यूड निकलेगा। अल्फ़ा की वैल्यू मैं बता चुका हूँ और दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस से S2n आएगा और ये पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू E प्लस डी साइन थीटा जो अभी हमने कंसीडर किया। और इस पाथ डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आएगा उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। एंड द वैल्यू फॉर द फेज डिफरेंस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है E प्लस डी साइन थीटा, 2 पाई बाई लैम्डा का गुणा कर दिया तो फेज डिफरेंस आ गया। इस फेज डिफरेंस को हमने मान लिया 2 बीटा। ज़रूरी नहीं कि 2 बीटा माना जाए, कुछ भी मान सकते हो। 2 हमने इसलिए माना कि 2 बीटा इज इक्वल टू दिस मच, 2 विल कैंसिल, द वैल्यू फॉर बीटा विल कम आउट टू बी इक्वल टू पाई E प्लस डी साइन थीटा बाई लैम्डा। एक रूपता के लिए अल्फ़ा की वैल्यू है पाई E साइन थीटा बाई लैम्डा और बीटा की वैल्यू है पाई E प्लस डी साइन थीटा बाई लैम्डा। तो दोनों को याद रखना आसान होगा, इसलिए इसको 2 बीटा मान लिया और कोई कारण नहीं। अब ये दो R एम्पलीट्यूड की वेव S1 से निकल रही है और S2 से निकल रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है। दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है 2 बीटा का। R is the resultant amplitude due to emanating from the slit S1 और R is the amplitude also obtained from the slit S2 और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है 2 बीटा का। तो रिजल्टेंट इनका कितना आ जाएगा, इसके कारण ये R डैश से निकाला जा सकता है और R डैश विल बी इक्वल टू वो लगा दीजिए, वेक्टर एनालिसिस से निकाला जा सकता है। R डैश इज इक्वल टू फोर्स के लिए जैसे कहते हो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा, ये दैट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट स्क्वायर। सो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PQ R इंटू R इंटू कास थीटा कास 2 बीटा। सॉल्व करें, 2R स्क्वायर कैन बी टेकन आउटसाइड, 1 प्लस कास 2 बीटा, कास 2 बीटा इज 2 कास स्क्वायर बीटा माइनस 1 विल कैंसिल, सो 2R स्क्वायर 2 कास स्क्वायर बीटा, इट इज इक्वल टू 4R स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा, 4R स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा। R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू है A साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, तो 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर कास स्क्वायर बीटा। ये हो गया R डैश स्क्वायर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वही इंटेंसिटी होता है। सो इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न which will be obtained on the screen that will be equal to R dash square, and R dash square is equal to 4A square sin square alpha by alpha square into cos square बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है पाई साइन थीटा बाई लैम्डा और बीटा की वैल्यू है पाई प्लस डी साइन थीटा बाई लैम्डा। 2 बीटा मान लेने से ये सहूलियत हो जाती है कि जिस तरह का एक्सप्रेशन अल्फ़ा के लिए है उसी तरह का एक्सप्रेशन बीटा के लिए होगा। अंतर अल्फ़ा के लिए E आएगा विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट
और बीटा के लिए विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट के साथ ओपेक पोर्शन की भी विड्थ को जोड़ा जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ ई इन अल्फ़ा वी गेट ई प्लस डी इन केस ऑफ बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जान गए, इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन जान गए, तो फिर इससे अब ये जो इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, इसके क्या अर्थ हैं, क्या एनालिसिस है, ये फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।